हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके सारे ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टिजेंट असेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एग्जाम में देखा जाए तो एग्जाम में इससे 4 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस कवर होते हैं। छोटा चैप्टर है, अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हैं तो ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कॉन्टिजेंट असेट्स और क्या होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्टिजेंट असेट्स के बारे में। इसके बारे में कॉन्टिजेंट या कंटिजेंट असेट्स के बारे में, राइट। कंटिजेंट असेट्स, कंटिजेंट असेट्स क्या है? देखो, मैं ना इसको लैंग्वेज के फॉर्म में समझाने से पहले हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक से समझ लेते हैं कि कंटिजेंट असेट्स क्या है। देखो, दो कंपनी है, एक कंपनी है XYG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है XYG, ठीक है, और एक कंपनी है PQY। ये दो कंपनियां हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या बनाती हैं? ये दोनों ही आपको बनाती हैं वॉशिंग पाउडर। क्या बनाती है? वॉशिंग पाउडर। दोनों ही कंपनी बनाती हैं और ये दोनों ही कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। क्या है? कॉम्पिटिटर है। ये भी वॉशिंग पाउडर बनाती है, वो भी वॉशिंग पाउडर बनाती है। दोनों एक दूसरे की क्या है? कॉम्पिटिटर। ये दोनों कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, BQY जो कंपनी है इसका बिजनेस ना बहुत अच्छा चल रहा था। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। XYG का बिजनेस है थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। तो XYG ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट किया और एडवर्टाइजमेंट में क्या किया, एडवर्टाइजमेंट में डिफेम किया। किसको? डिफेम किया PQY को, ये कह के कि भाई PQY के प्रोडक्ट में ये कमियां है या इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट PQY कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छा है। तो बेसिकली XYG कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया और उस एडवर्टाइजमेंट में ये क्या किया, PQY कंपनी को डिफेम किया। अब क्योंकि XYG कंपनी ने PQY को डिफेम किया अपने एडवर्टाइजमेंट ने, PQY कंपनी ने XYG को क्या कर दिया, सू कर दिया। क्या कर दिया? सू कर दिया, यानी कि बेसिकली केस कर दिया कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और वैसे भी आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफेम नहीं कर सकते अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफेम नहीं कर सकते अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो PQY ने XYG को क्या कर दिया, सू कर दिया कि भाई आपने हमारा नाम खराब किया है, इसलिए आपको हर्जाने के तौर पर हमें देने पड़ेंगे 50 करोड़ रुपए। ये कहकर सू कर दिया PQY ने XYG को कि आपने हम पे केस किया है, मतलब आपने हमारा नाम डिफेम किया है। PQY ने कहा कि आपने हमारा नाम बदनाम किया है, तो हम आप पर केस करते हैं। आपको 50 करोड़ रुपए हमें क्या देने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे एज अ मानहानि का केस, मतलब जो कहते हैं ना अपन ने कर दिया वो कर दिया, आपको मुझे हमें देना पड़ेगा कि आपने हमारा डिफेम किया, केस सू कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो 50 करोड़ रुपीज हैं, ये जो 50 करोड़ रुपीज हैं जिसका केस PQY ने किया है XYG के केस पर, जो केस PQY ने किया है XYG कंपनी पर, तो क्या कोई गारंटी है कि ये पैसा PQY को मिल ही जाएगा? क्या गारंटी है कि पैसा PQY को मिल ही जाएगा? भाई ये जो पैसा है, ये जो पैसा है 50 करोड़ रुपीज, ये PQY को कब मिलेगा? तब मिलेगा जब कोर्ट का जो वर्डिक्ट है या कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके फेवर में आएगा? कोर्ट का डिसीजन आएगा इन फेवर ऑफ PQY। जब कोर्ट डिसीजन दे देगा कि यस XYG ने जो किया है उससे PQY का नाम खराब हुआ है मार्केट में, इसलिए XYG कंपनी को इतने रुपए का हर्जाना PQY को देना पड़ेगा। कोर्ट का डिसीजन आएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो 50 करोड़ PQY ने मांगा है वो 50 करोड़ ही कोर्ट बोले XYG को देने के लिए। हो सकता है उससे ज्यादा बोले, हो सकता है कोर्ट उससे बहुत कम अमाउंट, कोई भी अमाउंट कोर्ट अपने डिसीजन में फाइनल कर सकता है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन आएगा अगर इन फेवर ऑफ PQY, तभी ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है PQY रिकॉर्ड कर सकता है अपनी बुक में, राइट। तभी वो कर पाएगा। तो इसका रिसीव होना या इसका रिसीव नहीं होना, क्या इस अमाउंट का रिसीव होना या इस अमाउंट का रिसीव नहीं होना क्या है? कॉन्टिजेंट है।
है ना, कंटिंजेंट है, मतलब डिपेंड करता है किस पे, अकरेंस ऑफ कोर्ट डिसीजन पे। किस पे डिपेंड करता है, अकरेंस ऑफ कोर्ट डिसीजन पे। भैया कोर्ट डिसीजन आएगा तभी कुछ होगा, राइट। कोर्ट का डिसीजन अगर फेवर में आएगा तभी होगा, तो ये क्या है, कंटिंजेंट है। तो यहाँ पे ना अकरेंस एंड नॉन अकरेंस दोनों की बात होता है, अकरेंस एंड नॉन अकरेंस, ठीक है, ऑफ कोर्ट डिसीजन। अगर कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी, यहां आप इसको हटा लो, इस लिखो अकरेंस ऑफ कोर्ट डिसीजन ही लिखो। कब होगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी पता चलेगा कि भाई PQY को ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। आपको समझ में आ गया क्या है, बहुत सिंपल सा केस है कि भाई आपको जो पैसा मिलना है ये क्या है, ये जो पैसा आपको मिलेगा ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए है प्रोबेबल असेट। क्या है, प्रोबेबल असेट। और ये क्यों अराइज हो रही है, ये अराइज हो रही है एक पास्ट इवेंट की वजह से। वो पास्ट इवेंट क्या है, वो पास्ट इवेंट है, वो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रही है। और पास्ट इवेंट क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो पास्ट इवेंट है डिफेमेशन। क्या है, डिफेमेशन बाय XYG कंपनी। XYG कंपनी के द्वारा जो डिफेमेशन किया गया है PQY का, वो क्या है, वो पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से प्रोबेबल असेट अराइज हो रही है, ठीक है, जिसका मिलना या नहीं मिलना डिपेंड करता है किस पे, कोर्ट के डिसीजन पे। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा केस। आओ अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है कंटिंजेंट असेट्स की। देखो ध्यान से देखना, कंटिंजेंट असेट में बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल असेट्स। हमारे केस में पॉसिबल असेट क्या थी, वो 50 करोड़ रुपीस की थी, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, जो अराइज होती है किससे, पास्ट इवेंट से। पास्ट इवेंट क्या था, XYG ने डिफेम किया था PQY का नाम, एंड हुज एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, कंफर्म्ड होगा ओनली आफ्टर अकरेंस। किसके अकरेंस के द्वारा, कोर्ट डिसीजन के अकरेंस के द्वारा। या कभी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि अगर ये पर्टिकुलर काम नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर काम नहीं हुआ तो होगा, तो वो कंफर्म होता है ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। एक या एक से ज्यादा फ्यूचर, हमारे केस में डिपेंड करता है ऑन अकरेंस ऑफ अ कोर्ट डिसीजन, ठीक है, होली, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स, जो कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस। ये बताओ क्या कोर्ट का डिसीजन किसी भी तरीके से PQY के हाथ में है या PQY के कंट्रोल में है, वो ये कह सकती है कोर्ट से कि आप डिसीजन मेरे फेवर में दो, PQY का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हो गई कंटिंजेंट असेट्स की डेफिनेशन। तो प्लीज डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू सुना समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल लिखा है, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग through legal process where the outcome is uncertain is a contingent assets। देखो अगर मैं यहां भी आपको समझाऊं, a claim that an enterprise pursuing, एक claim that an enterprise pursuing का मतलब है, हमारे एग्जांपल से समझोगे तो PQY ने जो केस किया था, ठीक है ना, आपने हमारा नाम खराब किया इसलिए आप हमें हर्जाना दो 50 करोड़ रुपए का, ये क्या है, क्लेम है जो एंटरप्राइज ने परस्यू किया है थ्रू लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस है ना भाई, कोर्ट केस चल रहा है तो ये लीगल प्रोसेस हो गया, ठीक है, कोर्ट केस चल रहा है, वेयर आउटकम इज सर्टेन। अब भैया वर्डिक्ट फेवर में होगा या फेवर में नहीं होगा, ये तो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल अनसर्टेन है ना। आउटकम क्या है, आउटकम जो कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है, कोर्ट डिसीजन इज हाईली अनसर्टेन ना, कोर्ट का डिसीजन अनसर्टेन है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, इसी को हम बोलते हैं कंटिंजेंट असेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट असेट्स, राइट, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें मिलेगा वो टोटली डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन पर, राइट। चलिए अब एक बात आती है, मैम ये जो केस किया है, ठीक है ना, ये जो केस किया गया है इससे जो 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना, कंट्रोलर, ये जो 50 करोड़ रुपए हैं क्या हमें बुक में रिकॉर्ड करना होता है। नाउ क्वेश्चन है राइट, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इज कंटिंजेंट assets
रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, क्या कंटिंजेंट असेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कंटिंजेंट असेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक में? आंसर इज नो, कंटिंजेंट असेट्स को बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? व्हाई? क्यों नहीं किया जाता? आंसर इज ड्यू टू प्रूडेंस, या जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके कारण हम कंटिंजेंट असेट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? कंजर्वेटिज्म के कारण, कि भाई हम ये कहते हैं कि हमें फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है या हमारी कोई लायबिलिटी है होने वाली है तो हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हमारा कोई असेट्स है तो जब तक वो हमें रियलाइज नहीं हो जाता हम उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कंटिंजेंट असेट्स को बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है, के कारण, राइट। अगला क्वेश्चन, इज कंटिंजेंट असेट, मैं कंटिंजेंट लिख ही देती हूं, इज कंटिंजेंट असेट्स डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? कुछ लोगों के लिए ना ये क्वेश्चन ऐसा होगा, मैम अभी तो आपने पूछा था रिकॉग्नाइज्ड, अब आप पूछ रही हो डिस्क्लोज्ड, सेम चीज तो है भैया, बिल्कुल डिफरेंट है। रिकॉग्नाइज अलग है, डिस्क्लोज अलग है। तो क्या कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया जाता है? यस, कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया जाता है। किसमें? किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? रिपोर्ट्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है? कंपनी के केस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन अप्रूव करता है? वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। हाँ, आपने जो बुक्स बनाई हैं वो बुक्स सही है, अब आप इसको ऑडिट के लिए दे सकते हो, वो अप्रूविंग अथॉरिटी होते हैं। तो वो बैंक ऑफ सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, जिसको हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें इसको डिस्क्लोज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे लिख लो, यस डिस्क्लोज किया जाता है। किसमें? डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में। किसकी रिपोर्ट में? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि मैडम ये तो ठीक है, बट आप हमें रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज का डिफरेंस बता दें। चलो मैं आप लोगों को ना डिफरेंस बता देती हूँ, रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज में क्या अंतर होता है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं, किसके थ्रू? बाय पासिंग जर्नल एंट्री, ठीक है, बाय पासिंग जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री डाल के हम कोई भी चीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करना कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री डाल के, जिसका इंपैक्ट कहाँ दिखता है? जिसका इंपैक्ट दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। जिसका इंपैक्ट किस में आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या वो पीएनएल में जाएगा, वो होता है रिकॉग्निशन, राइट। अब तो फिर डिस्क्लोजर क्या होता है? देखो डिस्क्लोजर क्या होता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है डिस्क्लोजर का मतलब। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, नो इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना तो बैलेंस शीट पे और ना पीएनएल पे, ठीक है। समझ में आ गया? एक और चीज बात करें, जब हम बात करते हैं ना रिकॉग्निशन की, ठीक है, एक चीज तो मैंने आपको बता दी इसके बारे में कि रिकॉग्निशन में हम जब जनरली बात करते हैं तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा भी एक तरीका है, क्या है? हम अगर बाय पासिंग जर्नल एंट्री तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं है। रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोजर में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी यही रखो, आगे वाला पार्ट को मैं आगे बता दूंगी, मैं यहां बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, वही मैं कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? डिस्क्लोजर सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं होता, और रिकॉग्निशन में इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कंटिंजेंट एसेट्स क्या है,
ठीक है, आओ एक बार देखें। देखो लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट एसेट। उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कंटिंजेंट एसेट को। ठीक है, आगे क्या है, A contingent asset need not to be disclosed in financial statement। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है ना, कंटिंजेंट एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, हम इसको डिस्क्लोज करते हैं रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में करते हैं। ठीक है, यही बात लिखा है, need not to be disclosed in financial statement, a contingent asset disclosed in the report of approving authority, that is board of director in case of a company and the corresponding approving authority in case of any other enterprises। ठीक है, ओके, इसके साथ हो गया आपका कंटिंजेंट असेट्स कंप्लीट। इतना ही वो कंटिंजेंट असेट्स में पढ़ना है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या आता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दो डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, एक और दो। क्या है दो डेफिनेशन, एक कहती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन ठीक है arises ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। क्या, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू अ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, happening of which depend on occurrence या नॉन अक्रेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, ऑफ फ्यूचर इवेंट। राइट, अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऊपर एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, चलो दूसरा ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए दूसरा ही ले लेते हैं, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहती। एग्जांपल देखो, अभी हाल आपको डेफिनेशन समझ में आए। ठीक है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ठीक है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। कंपनी ए ने कंपनी बी पे केस कर दिया। ठीक है, और कहा, और क्या किया, उससे डैमेज मांगे। क्या किया, डैमेज मांगे। राइट, डैमेज क्लेम किया उससे। कंपनी ए ने कंपनी बी में केस किया और डैमेज क्लेम किया। क्यों, क्योंकि भैया कंपनी बी ने डिफेम किया था। ठीक है, कंपनी ए के नाम को। कंपनी ए ने कंपनी बी पे केस किया और ये कहा कि आपने मेरे नाम को डिफेम किया है, इसलिए आपको मुझे उसका डैमेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी ए ने कंपनी बी पे केस कर दिया। अब ये बताओ मुझे, बी को ए को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, बी को ए को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, है ना, फ्यूचर में पैसे देने पड़ सकते हैं, देने पड़ेंगे नहीं, मैं पैसे देने पड़ सकते हैं। राइट, है ना, देने पड़ सकते हैं। अब जो बी को फ्यूचर में पैसे देने पड़ सकते हैं वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन पे, अकरेंस ऑफ अ कोर्ट डिसीजन। ठीक है, मान लो ये जो डैमेज क्लेम किया था, ये जो डैमेज क्लेम किया था, ये डैमेज था 30 लाख का। कितने का था, 30 लाख का। तो भैया फ्यूचर में बी के ऊपर, बी के पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर में बी के ऊपर क्या आएगी,
बी को ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आज हो, फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये ऑब्लिगेशन आ जाए। क्यों आएगी बी पर? क्योंकि बी में पास्ट में कुछ पाप किए थे पास्ट इवेंट की वजह से। अब ये पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट क्या है? बी ने डिफेम किया था। क्या किया था? बी ने डिफेम किया था। इसको? ए को डिफेम किया था। बी ने कहा था कि ए के प्रोडक्ट खराब है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? अकरेंस ऑफ अ कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। ये एग्जैक्ट कंटिंजेंट असेट्स की अपोजिट डेफिनेशन है। क्या है? एग्जैक्ट कंटिंजेंट असेट्स की अपोजिट डेफिनेशन है। भैया वहां पे क्या था? पॉसिबल इकोनॉमिक इनफ्लो था, पॉसिबल बेनिफिट था जो फ्यूचर में अराइज हो सकता था। यहाँ क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जो कि क्यों अराइज हो रहा है? पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है, जिसका होना या नहीं होना डिपेंड करता है अकरेंस या नॉन अकरेंस पे। आओ तो पहले ना हम इस पे एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन यानी 30 लाख बी को देने पड़ सकते हैं ए को। अराइजेस फ्रॉम अ पास्ट इवेंट क्या है? बी ने डिफेम किया था ए को, ये बोला था भैया ए के प्रोडक्ट खराब है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म, और वो होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा अकरेंस और नॉन अकरेंस। अकरेंस और नॉन अकरेंस क्या है? कोर्ट का डिसीजन, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, वो एक इवेंट हो सकता है या ज्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं, और ये पूरा का पूरा जो चीज होता है वो कंट्रोल में नहीं होता एंटरप्राइजेस के। अगर आप इसी तरह से कंटिंजेंट असेट्स की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्या लिखा था? पॉसिबल असेट्स। यहाँ पे लिखा था वर्ड पॉसिबल असेट, और यहाँ पे वर्ड लिखा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है, राइट। अब एक और डेफिनेशन आई जिसको कहा गया कि भैया कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो क्या है? वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, दैट अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल, क्योंकि प्रोबेबल नहीं है कि एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of amount of the obligation cannot be made. आओ इसको ना हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरी डेफिनेशन कहती है कि भैया ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाँ, आप मान तो रहे हो कि आपकी गलती है और आपको पैसा देना पड़ेगा या देना पड़ सकता है, ठीक है, ये बात है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि या तो कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा ही नहीं, नो इकोनॉमिक आउटफ्लो, पहली चीज, और दूसरा नो रिलायबल एस्टिमेट, आपको पता ही नहीं है कि क्या पैसे देने पड़ सकते हैं, नो रिलायबल एस्टिमेट, ठीक है, कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक कंपनी है मान लो एबी लिमिटेड, क्या है? कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब क्या हुआ? इसकी एक कार ने आग पकड़ ली, इसकी जो कार थी कुछ ऐसे थी, ये जो कार थी, ठीक है, ये जो कार थी, इस कार ने क्या किया? आग पकड़ ली, कैचेस फायर, कैचेस फायर वाइल टेस्ट ड्राइव। जब टेस्ट ड्राइव ले रहा था एक कस्टमर, उस वक्त इस कार ने आग पकड़ ली। अब क्योंकि कार ने आग पकड़ ली, ड्राइवर जो कस्टमर था, कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने फाइल कर दिया केस, कस्टमर ने एबी लिमिटेड पे क्या किया? केस फाइल कर दिया, केस कर दिया। अब एबी लिमिटेड को बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये जो कार ने आग पकड़ी वो क्यों पकड़ी? ये कार ने आग इसलिए पकड़ी क्योंकि उसमें क्या लगे थे? फॉल्टी पार्ट्स थे, ठीक है। एबी लिमिटेड को बहुत अच्छे से पता है कि भैया कार ने जो आग पकड़ी वो क्यों पकड़ी? फॉल्टी पार्ट्स के कारण पकड़ी, कुछ पार्ट्स थे जो कि खराब थे, उसके कारण आग पकड़ी है। ये बात एबी लिमिटेड बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन
एबी लिमिटेड को साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। एबी लिमिटेड को ये ही नहीं पता कि भाई मुझे पैसे देने हैं, वो ये तो जानता है कि मुझे कस्टमर को पैसे देने पड़ेंगे। एबी लिमिटेड को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उसको कस्टमर को पैसे देने पड़ेंगे, बट एबी लिमिटेड को ये नहीं पता कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे। भाई पैसे देने हैं पता है, लेकिन कितने पैसे देने हैं ये एबी लिमिटेड को नहीं पता। तो देखो यहाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि एबी जानता है कि उसी कार में जो पार्ट्स लगे हैं वो फॉल्टी है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या वो इसको रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। एज ए लायबिलिटी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, पहली चीज। दूसरा है, और पहला बोला था नो इकोनॉमिक आउटफ्लो। अब हुआ क्या? हुआ क्या, मान लो हाँ, एक जिम थी, ठीक है, एक जिम थी, और आप सबको पता है जिम में ना सॉन्ग्स प्ले होते रहते हैं, जिम में सॉन्ग्स प्ले होते थे फुल वॉल्यूम में, ठीक है, फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स प्ले हुआ करते थे जिम में। अब जो सोसाइटी वाले थे, हाउसिंग सोसाइटी वाले थे, जो आसपास एक घर थे वहां पे, वो इससे इतना परेशान हो गए कि उन्होंने क्या किया, सोसाइटी ने क्या किया, हाउसिंग सोसाइटी ने जाकर हाउसिंग सोसाइटी ने केस कर दिया। हाउसिंग सोसाइटी ने क्या किया, हाउसिंग सोसाइटी ने केस कर दिया जिम वालों पर। हाउसिंग सोसाइटी ने केस कर दिया जिम वालों पर और कहा कि भाई ये इतना फुल साउंड में म्यूजिक चलाते हैं, सॉन्ग्स चलाते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। केस कोर्ट में पहुंच गया, केस चला। उसके बाद जब कोर्ट का डिसीजन आया तो कोर्ट ने डिसीजन में क्या कहा, कोर्ट का डिसीजन आया, जिम से उन लालू ने कहा कि जिम वालों को क्या बोला कि आज से आप साउंड को क्या करेंगे, लो वॉल्यूम पे चलाएंगे। जिम वालों से क्या, आप लो वॉल्यूम पे साउंड चलाएंगे, लो वॉल्यूम पर साउंड सॉन्ग रखेंगे, लो वॉल्यूम पर सॉन्ग प्ले करेंगे, ये बोला कोर्ट ने, ठीक है। और बोला कि भाई इसके साथ ही साथ आपको एक अपोलॉजी लेटर लिख के देना होगा, माफीनामा आपको लिख के देना होगा हाउसिंग सोसाइटी को कि भाई हमने जो किया हम उसके लिए माफी मांगते हैं और आज के बाद हम लो वॉल्यूम पर सॉन्ग्स प्ले करेंगे। ऐसा कोर्ट ने जिम वालों को आदेश दे दिया, ये कोर्ट का डिसीजन है। अब एक बात बताओ, देखा जाए तो जिम के ऊपर केस हुआ, ठीक है, अब जिम वाले को धीमे गाना प्ले करना है, लेकिन क्या इसमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक आउटफ्लो हुआ, किसी भी तरह का आउटफ्लो हुआ क्या, यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा गया क्या जिम वालों की तरफ, जेब से नहीं गया। देयर इज नो आउटफ्लो। जब कोई आउटफ्लो ही नहीं है तो हम क्यों हम क्यों लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो हम इसे भी क्या मानेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। जब केस चल रहा था तब उसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व रहा होगा, सोसाइटी वालों ने मांगा होगा किसी भी तरह का डैमेजेस का क्लेम, लेकिन कोर्ट का कहा कि नहीं भाई आप सिंपली लो वॉल्यूम पे चलाइए और पूरी सोसाइटी वालों को माफीनामा दीजिए, इतना ही कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। तो इसमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक आउटफ्लो नहीं है, राइट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट। ये है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि जिनको पता है भाई वो सॉन्ग तेज चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो नहीं है। तो यही बात कहा गया है यहाँ पर भी, ठीक है। क्या कहा गया है कि भैया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमारे केस पहले केस में था ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कि एबी लिमिट को बहुत अच्छे से पता था कि कार में आग लगी क्योंकि फॉल्टी पार्ट्स हैं, ठीक है। पास्ट इवेंट क्या था, आपने कार में क्यों फॉल्टी पार्ट्स लगाया जब आपको पता था, लेकिन इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज कोई प्रोबेबल नहीं है, इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा। लेकिन एबी लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, रीजन इज दैट उसे पता ही नहीं है कि उसे कितना क्लेम कस्टमर को देना पड़ेगा, ठीक है ना, टू सेटल द ऑब्लिगेशन, राइट। इस वजह से नहीं हुआ। और दूसरा, या जो रिलायबल एस्टिमेट है अमाउंट का वो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता गई, थोड़ा सा गलत हो गया। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। यहाँ पे जिम वाला आएगा एग्जांपल, यहाँ पे जिम वाला एग्जांपल आएगा
कि भैया जिम वालों पे केस तो किया गया था कि वो हाई साउंड में म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। सोसाइटी चाह रही थी कि जिम को बंद कर दिया जाए या हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट का डिसीजन बस इतना सा आया कि आप स्लो वॉल्यूम पे सॉन्ग को प्ले करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको माफीनामा देना पड़ेगा। तो इसमें ना प्रोबेबली नहीं था कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा या नहीं होगा, राइट। इस कारण से भी टू सेटल द ऑब्लिगेशन किसी तरह का आउटफ्लो होगा या नहीं, इसलिए आपने रिकॉर्ड नहीं किया या आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पाए। जैसे एबी लिमिटेड के केस है, वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाए थे भाई कस्टमर को उसे कितना पैसा देना पड़ेगा एज ए डैमेज, राइट। तो ये हो गया आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, इसको हम पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। इसमें कहाँ लिखा है, इसमें हाईलाइट करा दूं। देखो ये लिखा है, An enterprise should not recognize contingent liability in balance sheet. Contingent liability को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। However, it is required to disclose. Again, contingent liability को भी बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसको भी डिस्क्लोज किया जाता है, इसको भी डिस्क्लोज किया जाता है। कंटिंजेंट असेट को हम डिस्क्लोज करते हैं अप्रूविंग अथॉरिटी की बॉडी में, जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट unless possibility of outflow of a resources embodying economic benefit is remote। हाँ, लेकिन हम नोट्स टू अकाउंट में भी कब डिस्क्लोज करते हैं, जबकि भाई ये सर्टेन हो कि कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा। अगर अनसर्टेन है, बिल्कुल रिमोट है ना, बिल्कुल रिमोट है कि भाई कोई आउटफ्लो होगा ही, तब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रख लो। अगर रिकॉग्निशन की बात की जाए, ठीक है, रिकॉग्निशन की बात की जाए तो दोनों के केस में, ठीक है, कंटिंजेंट असेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड, क्या है, नॉट रिक्वायर्ड। दोनों को ही रिकॉग्निशन नहीं होता, दोनों का नॉट रिक्वायर्ड। बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आए डिस्क्लोजर की बात, डिस्क्लोजर की बात, तो डिस्क्लोजर में याद रखो, कंटिंजेंट असेट्स को मैं सीए लिख रही हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को मैं सीएल लिख रही हूं। कंटिंजेंट असेट डिस्क्लोज इन अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो कहां डिस्क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। याद रखना, दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, दोनों को डिस्क्लोज किया जाता है। असेट जाता है अप्रूविंग अथॉरिटी में, लायबिलिटी जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में, राइट। इसके बाद जो आपका अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है वो है प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी में डिफरेंस। आओ इसको भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ना ये बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया डिफरेंस क्या है कंटिंजेंट असेट्स, प्रोविजन एंड लायबिलिटी में, ठीक है। इधर लिखो लायबिलिटी, फिर लिखो प्रोविजन और फिर लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटी। बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये करते ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, ठीक है, बताओ। अगर मैं पूछूं लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे, मैम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, राइट। लायबिलिटी क्या है,
ठीक है। लायबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है लायबिलिटी की। A liability is defined as present financial obligation of an enterprise which arises from a past events। ठीक है, ऐसे समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, इधर ही आ जाओ, इधर ही बता देती हूँ। लायबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस पास्ट इवेंट और यहां पे ना अमाउंट नोन होता है, अमाउंट इज नोन। अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक आउटफ्लो इज नोन। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपको पता है, पास्ट इवेंट की वजह से ये पता है, लेकिन इकोनॉमिक आउटफ्लो नोन है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल भी देख लो, आपने क्या किया, परचेज की, परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑफ ₹10,000। तो आपने पास्ट में, आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आपको 10 के रुपीस देना है। आपका पास्ट इवेंट क्या, आपने पास्ट में परचेज की थी, ये आपका पास्ट इवेंट्स है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको जो अमाउंट देना है वो कितना है, वो 10 के रुपीस देना है। आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, इसको ऑब्लिगेशन को अमाउंट में लिखो। ऑब्लिगेशन क्या है, पे टू क्रेडिटर, ये आपका ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको क्रेडिटर को पैसे देने हैं, ये आपका ऑब्लिगेशन है। ये क्यों आया, क्योंकि आपने पास्ट में परचेज करी थी, और अमाउंट आपका इकोनॉमिक आउटफ्लो का आपको नोन है कि भाई 10 के ही होगा, 10,000 ही मुझे देना है। ठीक है, अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन में क्या होता है, प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, प्लस पास्ट इवेंट होता है, प्लस रिलायबल एस्टिमेट्स होता है। ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट्स होता है ऑफ आउटफ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो प्रोविजन फॉर ऑडिट फी। भाई आपको पता है ना कि मार्केट में ऑडिट का क्या रेट चल रहा है ना, कि भाई मैं ऑडिट कराऊंगा तो मुझे इतना खर्चा होगा, आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है, एक अंदाजा होता है ना, मैं ऑडिट कराऊं तो ऑडिट का खर्चा मेरे को 10,000 पड़ेगा या 20,000 पड़ेगा, ये आपको होता है। क्या आपने पिछले साल ऑडिट करा था तो आपको पता था कि पिछली बार सीए ने मेरे से 20,000 रुपए लिए थे, तो इस बार ऑडिट करने का शायद सीए 22,000 या 25,000 रुपए ले लेगा, रेट बढ़ गया होगा। तो आप एक रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है आपका, अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, पे करना, किसको, ऑडिटर को। ठीक है ना, क्यों करना है, पास्ट इवेंट क्या है, भाई आपने ऑडिट कराया था ऑडिटर से तो पैसे तो देने पड़ेंगे। और रिलायबल एस्टिमेट, भाई आपने पिछले साल ऑडिट कराया था तो भी आपको पता है पिछले साल 20,000 लिया था, तो हो सकता है 22,000 ले, या आप पहली बार ऑडिट करा रहे हो तब भी आपको अंदाजा है कि भाई ऑडिट कराने का इतना खर्चा आता है, तो आप एक रिलायबल एस्टिमेट्स होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी है आपका, ये दोनों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यहां क्या है, पॉसिबल भी हो सकता है फ्यूचर में, या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट। प्लस पास्ट इवेंट की वजह से होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पास्ट इवेंट से आपने जो भी गलतियां पाप करे होंगे उसकी वजह से होता है। प्लस यहां पे कोई भी रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता, नो रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक आउटफ्लो, यहां पे कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता ऑफ इकोनॉमिक आउटफ्लो। कितना पैसा आपको देना पड़ेगा उसका कोई भी रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट सेम है। डिफरेंस क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट में डिफरेंस है। लायबिलिटी में एग्जैक्टली पता है,
प्रोविजन में आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो और कंटीजेंट लायबिलिटी में आप एस्टिमेट ही नहीं कर पाते। ये हो गया इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर कंटीजेंट लायबिलिटी तो यही तो प्रोविजन भी होता है, ऐसा लगने लगता है, पर ऐसा नहीं है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर से नहीं लिए हैं। इसके साथ ही एग्जाम में आपसे हमेशा पूछा जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, जब भी आएगा मिनिमम 4 मार्क्स में तो आएगा ही। आओ तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रोविजंस में एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या है, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अमाउंट अनसर्टेन है डेफिनेटली, लेकिन मेजर किया जा सकता है रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, राइट। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो कि मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब अराइज होगा ऑन द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। तो भैया सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है किसकी बात करता है, ये बात करता है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन तो याद कर लेना किसकी, प्रोविजंस की भी और कंटीजेंट लायबिलिटी की भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, प्रोविजन क्या करता है, मीट करता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का। कंटीजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं करती। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं करती, भाई इसको आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, ये क्या है, रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप इसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो इसलिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करती है, और कंटीजेंट लायबिलिटी को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते इसलिए ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, राइट। थर्ड पॉइंट, देखो, a provision is recognized when an enterprise's present obligation arising from past event and outflow of resources avoiding economic benefit is probable and reliable estimate can be made। तो देखो प्रोविजन के केस में आप सीधा लिख सकते हो a reliable estimates can be made of the amount of the obligation, यहाँ पे amount cannot be reliably estimated, बाकी सारी पुरानी बातें हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, डू नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिकॉज ईदर इज नॉट प्रोबेबल, ये सारी बातें सीधा लिखो, प्रोविजन इन प्रोविजन रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड, इन कॉन्टिजेंट रिलायबल एस्टिमेट्स कैन नॉट बी मेड, ठीक है। देखो दूसरा, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन अ बैलेंस शीट, क्योंकि ये क्या करती है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करती है तो हम प्रोविजन को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती इसलिए हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, कहां पे, इसको हम डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो भैया आपको ना इतना लंबा लंबा लिखने की याद नहीं, मैं कहूंगी इस पूरा जो पहला पॉइंट है ना आपका, सॉरी ये जो पॉइंट है ना आपका, इसको तो आप याद कर लो, इसको तो लर्न कर लो एज इट इज, क्योंकि डेफिनेशन है इसलिए लर्न कर लो। उसके बाद सिंपली सेकंड पॉइंट, प्रोविजन मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, लायबिलिटी डजंट मीट द कंटीजेंट लायबिलिटी डजंट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। थर्ड पॉइंट, इन प्रोविजन अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेट, in contingent liability amount cannot be reliably estimated, या amount of an economic outflow cannot be reliably estimated, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट, provisions are recorded in the balance sheet and contingent liability are disclosed in the financial statement। इस तरीके से आप इनके 4 पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो, राइट। इसके साथ हुआ आपका चैप्टर खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके, राइट। तो कल करेंगे न्यू चैप्टर्स जिसका नाम होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास को रखते हैं यहीं, अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।